नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं हरियाणा का पूरा एनालिसिस लेकर। साथियों, कुछ ऐसा देखने में मिल रहा है जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी कि कुछ कुछ सीटों पर हरियाणा में रंग बदलता हुआ जो है नजर आ रहा है। कल जिन लोगों ने डिस्कशन सुनी थी उनको हमने वो सीटें भी बताई थी कि कैसे रंग बदल रहा है। आज एक नई तस्वीर जो पैदा हो रही है वो ये पैदा हो रही है कि जो हरियाणा की अलग अलग बेल्ट्स हैं और वहाँ के जो जो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी होते थे वो आपस में एक्सचेंज हो रही हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता दूं, जैसे नॉर्थ हरियाणा को जिसमें 3 लोकसभा की सीटें आती हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल, ये बीजेपी की जो है स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता था। उसी तरह गुड़गांवा लोकसभा सीट और आधा जो है महेंद्रगढ़ भिवानी सीट जो है वो बीजेपी की स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। फरीदाबाद दोनों तरफ मानी जाती थी, मिक्स सीट थी। और उसी तरह कांग्रेस की जो मध्य हरियाणा है वो 4-5 जो लोकसभा की सीटें हैं वो स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा और आधा भिवानी, 4.5 सीटें उनकी स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि जो ये अलग अलग बेल्ट्स हैं इनमें अलग इस बार जो है ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है इसे हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं विनोद जी के पास, फिर अपने दूसरे साथियों के पास भी आएंगे। विनोद जी, थोड़ा इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए कि जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, जो ग्राउंड पर दिख रहा है कि अलग अलग बेल्ट्स में अब अलग अलग खिलाड़ी जो हैं, अलग अलग प्लेयर्स जो हैं, अलग अलग पार्टियां जो हैं वो एंटर कर रही हैं। कमल जी, हम काफी दिनों से ये शो कर रहे हैं पर जी ये विषय हमारे ध्यान में कभी नहीं आया। कल जी मुझे जो विधानसभा भंग हुई है उसमें एक एमएलए रहे हैं और जी काफी जाट नेता है और काफी सक्रिय व्यक्ति रहे हैं, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। जी उनका फोन आया तो मुझे कहने लगे कि भाई आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस बार चुनाव में बड़ा उलटफेर हो रहा है। मैंने कहा भी क्या हो गया? तो वो कहने लगे कि जी जाट बेल्ट में तो बीजेपी घुस गई जी और नॉन जाट बेल्ट में जी कांग्रेस घुस गई, जी तो नतीजे बड़े अलग होंगे। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने फिर थोड़ा सा इस बिंदु पे ध्यान देके हिसाब लगाया तो उनकी बात मुझे काफी हद तक ठीक लगी। जी तो मैंने देखा कि जींद जिला में जी 4 सीटें हैं, एक जी सीट तो वैसे रिजर्व है, नरवाना। जी जी बाकी तीनों सीटों पे बीजेपी की तरफ से नॉन जाट कैंडिडेट है और कांग्रेस की तरफ से एक छोड़ के 2 पे जाट कैंडिडेट है। जींद में उन्होंने महावीर गुप्ता को टिकट दी है। जी इसी तरह भिवानी जिले में काफी सीटों पे बीजेपी ने जाट कैंडिडेट उतारे हैं, जी लुहारू में भी, बागड़ा में भी, आपका जी चरखी दादरी में भी, तो जी शाम में भी। तो जी चुनाव में थोड़ा लगा कि कुछ ना कुछ उलटफेर है। अब जी जींद जिला की बात करें या उसको पार्लियामेंट वाइज ले लेते हैं या जाट जी बेल्ट वाइज ले लेते हैं, मध्य हरियाणा के हिसाब से ले लेते हैं, तो उचाना में बीजेपी घुस गई। अब जी जुलाना में 15 दिन पहले कोई चर्चा ही नहीं करता था कि विनेश फोगाट के अलावा कोई उम्मीदवार भी है। जीतने हारने की बात तो अलग की बात है, अलग ही है। मतलब जी अलग ही है। उनको एक इंटरनेशनल फेम मिला, नेम मिला। लेकिन आज जी लोग कहते हैं कि नहीं जी, यहाँ भी मुकाबला हो गया, जी उचाना में भी मुकाबला हो गया, जी चरखी दादरी में भी मुकाबला हो गया, लोहारू में जी वाकई मुकाबला कड़ा है जी और बाडड़ा में भी मुकाबला हो गया। जी तो ये जाट बेल्ट की सीटें जहां एकदम मुकाबला हो गया। जी बल्कि रोहतक रोहतक पार्लियामेंट में भी पहले नहीं लगता था, लेकिन अब जी लगता है कि संघर्ष हो गया। बहादुरगढ़ में संघर्ष हो गया, रोहतक शहर में संघर्ष हो गया। इवन जी मुझे उस नेता ने कहा कि आप देख लेना जी, इस बार झज्जर में बादली भी में। संघर्ष है, जी झज्जर में भी संघर्ष है। तो झज्जर वाली बात जो है ना, मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी कि झज्जर में जी कैसे संघर्ष हो सकता है। तो फिर जी मैंने उसके कारणों में थोड़ा जाने की कोशिश की। उसका जी कारण ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पुराने साथियों को 3rd टाइम रिपीट किया है इधर जी इस इलाके में। उन्होंने जी ना तो गुआना वाले अपना मलिक साहब की टिकट जगबीर को सिंह हाथ मलिक। लगाया, जगबीर जयवीर सिंह मलिक, मलिक को। ना हाँ, उन्होंने जयवीर मलिक। इसराना में टिकट को हाथ लगाया,
जी ना उन्होंने कलानौर में टिकट को हाथ लगाया, ना उन्होंने जी झज्जर में गीता बुक्कल की टिकट को हाथ लगाया, ना उन्होंने जी बादली में टिकट को हाथ लगाया, और ना ही बहादुरगढ़ में टिकट को हाथ लगाया। तो वो एक जी जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो जी उन कैंडिडेट्स के खिलाफ खुल के बोल रही है। हालांकि ऐसा जी पहले भी कई बार हुआ है, और अंत में जाके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव को सेटल कर लिया अपने पक्ष में। वो अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी का वो कह के कि भाई मैं मरूंगा, इनको छोड़ो, आप मुझे देखो, वो कर लेते हैं। लेकिन इस बार ये ऐसा नजर नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि भी रोहतक में कांग्रेस लगभग पार्लियामेंट में मैक्सिमम सीटें कांग्रेस स्वीप कर रही है। तो जब स्वीप की जी बात आती है तो चैलेंज, चुनौती की बात आती नहीं है। तो चुनौती जी नजर आ रही है। अब चले जाइए आप कुरुक्षेत्रा में, आप चले जाइए अंबाला में। वहां पिछले जी चुनाव में बीजेपी को बहुत ज्यादा चुनौती तो पिछली बार कांग्रेस ने अच्छी दी थी, अंबाला में ठीक ठाक सीटें ली थी। जी लेकिन इस बार वहां दोनों पार्लियामेंट में कांग्रेस 9 की 9 कुरुक्षेत्रा में और 9 की 9 अंबाला में जी चुनौती दे रही है। इवन पंचकुला में भी कांग्रेस चुनौती दे रही है। जी कालका तो पिछली बार कांग्रेस जीती गई थी। जी मुलाना में भी चुनौती दे रही है। रादौर में जी जरूर ट्रेंगुलर है, जगाधरी जी में भी ट्रेंगुलर है, यमुनानगर में भी ट्रेंगुलर है। लेकिन हर ट्रेंगुलर में कांग्रेस है, कांग्रेस आउट नहीं है। जी पिछली दफा जी यमुनानगर में कांग्रेस 6.5% पे टिक गई थी। इस बार जो जी है वो कांग्रेस मेन मुकाबले में है। तो कुल मिला के जी ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से बेल्ट एक्सचेंज हो रही है। तो कुछ जी सीटें अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट आ सकते हैं। जाट बेल्ट में कुछ सीटें बीजेपी जीत सकती है, और नॉन जाट जी बेल्ट में कुछ ऐसी सीटें जो कांग्रेस के खाते में नहीं मानी जा सकती, वो कांग्रेस भी जीत जी सकती है। जी। तो ये कौन-कौन सी सीटें हैं? इसको लेकर प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी ज़रा थोड़ा सीट स्पेसिफिक होके थोड़ा-सा समझाने का प्रयास कीजिए। ये जो देखिए चुनाव में थोड़ा रंग बदलता दिख रहा है। जी, कमल जी, हमने जब ये डिस्कशन शुरू की थी, जब ये जी, हमने शुरू में हम बात करते थे कि चुनाव में बहुत सारी पलटियां आती हैं और वो जी, पलटी का समय है। आप जी, जब देखते हो कि अंबाला क्षेत्र की बात की विनोद जी ने, अंबाला जी, में 3 जिले हैं, पंचकुला में जी, 2 सीटें हैं, 4 अंबाला में जी, है और जी, यमुनानगर की 4 सीटें, उनमें से एक रादौर तीन। जी, में है। रादौर कुरुक्षेत्र में 3 उनकी। तो ये 9 सीटें हैं। पिछली जी, बार का परिणाम देखेंगे और इस बार का संभावित परिणाम अगर आप देखते हैं तो जी, काल पंचकुला जिले में तो मुझे वही लग रहा है कि केवल सीट एक्सचेंज हो सकती है। एक एक पिछली बार आई थी, एक एक इस बार भी लग रही है मुझे तो। जी, व्यक्तिगत रूप से मुझे एक एक दोनों जगह की अभी भी लग रही है। अंबाला जिले जी, की स्थिति में जरूर बदलाव है। अंबाला में पिछली बार अंबाला शहर और अंबाला छावनी दोनों जी, सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी और दूसरे नंबर पे निर्दलीय रहे थे। जी, इस बार अंबाला छावनी की स्थिति बिल्कुल बदल गई। वहां जी, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और जी, अंबाला छावनी को ट्रेंगुलर बना दिया। मैं तो ट्रेंगुलर जी, भी उसे नहीं मानता क्योंकि जो चित्रा सरवारा है, निर्दलीय प्रत्याशी है, वो बहुत प्रभावी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप किसी भी तरह कमजोर नहीं कह सकते। अनिल वो विज सुपर बहुत प्रभावी है। बहुत अनुभवी नेता है और जी, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पिछली बार जैसी स्थिति वहां नजर तो आती है, परंतु जी, क्योंकि वो एक विशेष गुट से जुड़े हैं और इस बार लगता है कि स्कोर पिछली बार से ज्यादा उनका इम्प्रूव कर सकता है। मुलाना पिछली जी, बार कांग्रेस के पास थी, वरुण मुलाना वहां से जीते थे। इस बार उनकी पत्नी वहां से प्रत्याशी है, जी, परंतु अंबाला के मुलाना में खास तौर से परिवर्तन आपको देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बदल गया और जी, जातीय समीकरणों को अगर आप देखते हैं तो जी, अ, वो सूट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। जी, उसके बाद आपके पास जो सीट बचती है वो नारायणगढ़ है। नारायणगढ़ जी, अंबाला की सेफेस्ट सीट कांग्रेस के लिए आज भी है। जी, मैं समझता हूँ कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी वहाँ प्रभावी नजर आता है। कहीं ना कहीं वो ट्रेंगुलर तो जरूर है, परंतु एज जी, अगर बात करते हैं तो वहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को एज है।
और जी। यमुनानगर की चारों सीटों की अगर आप बात करते पहले हैं, अंबाला को एक बार, अंबाला पर मेरा एक सवाल है, वो मैं ले जी लेता हूं, तो फिर आगे जी बढ़ते हैं, यमुनानगर की तरफ बढ़ते हैं। तो जी अंबाला में पिछली बार 2-2 की स्थिति थी, तो इस बार जी क्या रहने वाली है? देखिए, मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सीट एक कंफर्म मैंने आपको बता दी। आपको इशारा अगर अंबाला, समझ आता है तो वो सीट अंबाला कैंट कंफर्म। और मौलाना की सीट, आप दोनों सीटों पर बीजेपी को एज बता रहे हैं, जी। और तो 2-2 इस बार होगी। दूसरा जो अंबाला संकेत है, शहर और नारायणगढ़ जो है, वहां पर कांग्रेस को एज है, आपने जो कहा उसका अर्थ मैं ये समझ पाया। जी, परंतु अम्बाड़ा छावनी का परिणाम क्या होगा वो कहना बहुत जल्दबाजी है। वहां अच्छा। आप हाँ जी, जी। क्योंकि मैंने तो ये मतलब कहा कि अंबाला कैंट जो है वो सीट फंसी हुई है, बाकी जी सीटों पर आपको लगता है 2-1 की हाँ जी, स्थिति तो अभी स्पष्ट है। जी। स्पष्ट है। क्या तो इससे उसके आप बाद एग्री करते हैं विनोद जी? जरा एक एक जी जी जिले वाइज ले लेते हैं, तो थोड़ा सा जी मजा भी रहेगा। अमित जी नहीं आपके नहीं पास आ रहा हूं, तो विनोद जी आप क्या इससे एग्री करते हैं? नहीं नहीं, देखिए अभी केवल एज एज की बात हो रही है, नतीजों की बात नहीं हो रही है। जी जी, एज की नतीजे, बात कर रहे हैं सर। हाँ, नतीजे नतीजे किसी भी सूरत में बदल सकते हैं। कभी मैंने भी तो बिल्कुल, बदल अभी मैं, सकते 15 हैं। दिन है। हाँ, हाँ। मैंने तो देखिए अभी अभी चुनाव को एक तीसरा पलटा लगना है, अभी तो दूसरा लगा है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। दो तारीख को चौथा पलटा भी लगेगा। जिस यस। तरह से जी कल आपने दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र देखे हैं, दोनों जी पार्टियों के घोषणा पत्र देखने के बाद एक बात तो तय है कि कांग्रेस कर्नाटका से लेके जितने जी चुनाव लड़ी है, उसमें उसने सोशल सिक्योरिटी पे काफी ध्यान दिया है। जी लेकिन बीजेपी ने भी इस बार हरियाणा में उसको कॉपी किया है। जी मतलब हम कॉपी ना भी कहें, लेकिन मतलब वो जो जिस चीज से वो इनकार करते थे कि यार ये तो ठीक नहीं है, लेकिन जी चुनाव की जो जरूरतें होती हैं, अल्टीमेटली हर पार्टी चुनाव लड़ती है तो ये सोच के लड़ती है कि येन केन प्रकेन हमको ये चुनाव जीतना है। तो जीतना फिर है। कई जी, चीजों में, हाँ हाँ, फिर कई चीजों में कंप्रोमाइज भी किया जाता है। अब दोनों वही दोनों फार्मूला के जो, उठा लिया है जो केजरीवाल और कांग्रेस ने यूज किया, अब बीजेपी ने भी उसको उठा लिया। देखिए केजरीवाल के फार्मूले को आप पूरे भारत पे एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। जो जिस जी स्टेट से केजरीवाल जीतते हैं वो स्टेट एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कहने को जी स्टेट है, कहने को विधानसभा है, जी लेकिन उसमें चुनाव जो होता है, दिल्ली में जो चुनाव होता है वो जातीय आधार पे नहीं होता। दिल्ली जी में चुनाव होता है, लोग अपनी जो आर्थिक जरूरतें हैं, जो जी फैसिलिटीज हैं, जो जी उनको जीवन यापन करने में जो चीजें मदद करती हैं, वो उनको जी देख के वोट करते हैं, उनको देख के वोट जी करते हैं। अब केजरीवाल जी ने तो 200 यूनिट फ्री बिजली और 300 यूनिट। एजुके पहले 200 थी भाई, पिछले चुनाव में जी 200 यूनिट थी, पहले 200 यूनिट थी, जी आज भी 200 जी यूनिट है, वो भी अब पैसे मिलने बंद हो गए। जी 200 यूनिट ही है, 300 हरियाणा में जी हुई है। तो जी केजरीवाल ने तो 200 यूनिट बिजली और हेल्थ पे थोड़ा सा सपोर्ट और एजुकेशन पे सपोर्ट, ये तीन जी चीजें देके पूरी तरह से दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। बीजेपी पूरा चुनाव, तीन के तीन चुनाव जोर लगा लगा के थक गई, बीजेपी जी का वह हाथ नहीं पड़ा। उसका रीजन क्या है कि दिल्ली में 60% आबादी जो है वो 30,000 रुपए की इनकम से कम के इनकम ग्रुप में रहती है। ये वही जी दिल्ली है जिसमें मिलेनियन बिलेनियन डॉलर वाले खरपति अरबपति भी रहते हैं, लेकिन ये वही जी दिल्ली है जिसमें 60% आबादी जो है, मैं इसको वापस हरियाणा पे लाऊंगा, दिल्ली डिस्कस सिर्फ जी एक रेफरेंस है। तो जी दिल्ली में 60% आबादी वो है जिसको अगर 10,000 रुपए महीने की हेल्प मिल जाए, उसमें कौन जी है मैक्सिमम? झोपड़ी वाले लोग हैं, मकान जी पे कोई खर्च नहीं हुआ, बिजली फ्री हो जी गई, हॉस्पिटल में टेस्ट जी फ्री हो गए, एजुकेशन और जी पानी फ्री हो गया। तो उनको जी इनकम कम हो या ज्यादा हो, उनकी जिंदगी चलती थी, इसलिए वो जी केजरीवाल के पीछे लगे। जी लेकिन ये जी फार्मूला अब आपको कि हरियाणा में 200 यूनिट बिजली फ्री करके वही नतीजे कोई पार्टी ले लेगी, ये नहीं है। हरियाणा एक स्टेट है और जी फैला हुआ स्टेट है, 600 किलोमीटर जी इधर और 600 किलोमीटर इधर, और अलग जी अलग वर्ग गोत्र बहुत कुछ है। तो हरियाणा पे जी सिर्फ बिजली की वजह से कोई पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी, हरियाणा में जी कुछ और कारण भी रहेंगे। पर जी जहां तक हमारा सवाल था कि नॉन जाट बेल्ट, जी जीटी रोड सोनीपत के बाद कालका तक की जो बेल्ट है उसको मोटे तौर पर नॉन जाट बेल्ट माना जाता है।
ऐसा नहीं है जी कि वहां जाटों की संख्या कम है, जाटों की संख्या कम भी है। काफी है। क्या नहीं है, जी कैथल जिले में काफी संख्या है, कुरुक्षेत्र में भी है, जी और हर जी जगह है। थोड़ा 2 4 5 सीटों को कल का छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो है। जी जी 2014 के बाद ये बेल्ट मशहूर हुई कि जीटी रोड बेल्ट बीजेपी की है, ये जी रोहतक कांग्रेस का है। जी उससे पहले ये नहीं था, पर जी 2014 के बाद ये हमेशा प्रचारित होता रहा कि बीजेपी नॉन जाट बेल्ट में मजबूत है, जाट बेल्ट में कमजोर है। अब जो हम जी चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कांग्रेस नॉन जाट बेल्ट में पूरी तरह घुस गई है बराबर में, जी और कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी जाट बेल्ट में बराबर में घुस जाएगी। अब मैं आपको जी 3 सीटों का एग्जाम्पल देता हूं। कांग्रेस जी कहती है कि हम लोहारू भी जीतेंगे, जी हम पाडला भी जीतेंगे, हम चरखी दादरी भी जी जीतेंगे, जी हम तो शाम भी जीतेंगे। तो मैं अभी तो जी शाम का जिक्र नहीं करता, वीआईपी सीट है। लेकिन जी तीनों तीनों सीटों पे गारंटी बिल्कुल नहीं है। इतना चुनाव फंसा हुआ है कि तीनों सीटों पर एज क्लेम्ड बाई कांग्रेस, तीनों सीटों पर गारंटी नहीं है कि तीनों सीटें कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि वहां बीजेपी भी बराबर पे खड़ी हुई। बल्कि लोहारू में बीजेपी पिछले हफ्ते तक लगती थी कि बीजेपी पिछड़ गई, लेकिन बीजेपी लोहारू हल्के में इतने पॉपुलर कैंडिडेट के खिलाफ भी भारी हो रखी है। जी एक बेल्ट में वो कैंडिडेट है कांग्रेस का, और 2 बेल्ट में बीजेपी भारी है। अब वोट पड़ेंगे जी तब पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस लोहारू में उतनी भारी नहीं है जितना कांग्रेस का शोर है। जी जी अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, यमुनानगर की बात कर लेते हैं। यमुनानगर की जो 4 सीटें हैं, उनमें क्या लगता है आपको, क्या स्थिति बन रही है? जैसे प्रेम जी ने अम्बाला का विश्लेषण किया, वैसे आपको क्या लगता है? अगर हम जैसे बात करें यमुनानगर की 4 सीटों में, उसमें मेजरली जैसे सडोरा सीट है। सडोरा सीट पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने बड़े अंतर, अच्छे अंतर से जीती थी, और लोकसभा में भी जी इसका उम्मीदवार आगे रहा था। इस बार वो बताया जा जी रहा है कि वहाँ थोड़ा सा ट्रायंगुलर होता है। हम ये नहीं कहते बसपा का कैंडिडेट जो है ब्रिजपाल छप्पा जो है वो ठीक ठाक कुछ वोट जी ले सकता है, हम ये नहीं कहते कि जीत, लेकिन वो वोट ले सकता है। तो जी वहां पे एक ट्रायंगुलर फाइट है। और अब जी दूसरी सीट है यमुनानगर। जैसे यमुनानगर सीट जी में पिछली बार कांग्रेस बिल्कुल भी फाइट में नहीं थी, उसके कैंडिडेट को जी जो चौहान थी उसको बहुत कम वोट मिले थे, 6% वोट मिले थे। तो इस बार जी कांग्रेस फाइट में उसके वोट बढ़ेंगे, ट्रायंगुलर फाइट है इस बार। और हम अगर बात करें जगाधरी में, जगाधरी में भी जो है कड़ा मुकाबला है, काफी कड़ा मुकाबला कहा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी के जो गुज्जर है, कंवरपाल गुज्जर, और कांग्रेस के अकरम खान के बीच में। हालांकि जो आम आदमी जी पार्टी के आदर्श पाल है वो भी ठीक ठाक टक्कर दे रहे हैं, वो भी वोट ले रहे हैं। और हम जी रादौर की बात करें, रादौर सीट जो है वहां पे भी जो है मुख्य मुकाबला 2 पार्टियों के बीच में, बीजेपी के श्याम सिंह राणा और कांग्रेस के बिशन लाल सैनी। तो वहां भी जो है जी आमने सामने मुकाबला है। लेकिन आपके 2014 में ये चारों सीटें जो थी वो बीजेपी ने जीती, इन चारों सीटों में। लेकिन 2019 आते आते बीजेपी 2 सीटों पे हार दो गई, दो हो गई। सडोरा तो इस सीटों पर दो रादौर दो में। है। जी जी अब अभी दो, इस प्रेम जी सीट के पर पास दो चलते दो है। हैं। अगर आज, हाँ जी, जी अगर आज प्रेम की जी, बात करें, 2 सीटें थी पिछली बार, आज अभी आपको क्या लग रहा है, इसका क्या विश्लेषण करेंगे आप यमुनानगर का? देखिए, यमुनानगर जिले में चारों सीट पे मल्टी कॉर्नर है। ट्रेंगुलर तो जी कम से कम है, उससे जी ज्यादा भी जैसे आपको यमुनानगर में नजर आएगा। यमुनानगर में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, चारों जी पार्टियों के पास वोट है। और जी जिसको आप बहुत अच्छा खासा वोट बैंक कह सकते हैं, उस ढंग की स्थिति जी है। अ, जी सडौरा की अगर आप बात करते हैं, सडौरा आज ट्रेंगुलर कंटेस्ट है बिल्कुल। उसमें बहुजन जी समाज पार्टी है, कांग्रेस जी है और भारतीय जनता पार्टी है। जी उसी तरह से रादौर, यमुनानगर बीच में आता है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में भी ट्रेंगुलर है। यमुनानगर में जी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल तीनों बिल्कुल नेक एंड नेक हैं। और रादौर में बहुजन समाज जी पार्टी ने वहां एक एक कार्ड खेला है। वो सीट सामान्य श्रेणी के लिए है, परंतु वहां जी अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को उतारा गया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए वो जी धर्मपाल ट्रेंगुलर टिग्गा। कंटेस्ट, जी, जी भारतीय जनता जी पार्टी। और जी यमुनानगर में पिछली बार जैसा अमित जी ने बताया कि कांग्रेस बहुत नीचे चली गई थी, इस बार जी कांग्रेस पार्टी ने वहां स्थिति में सुधार किया अपना किया। और जो प्रत्याशी है वो काफी धनाढ़ भी हैं।
2 जी। बार के सिटिंग एमएलए तो अगर घनश्याम सिंह। अगर हम जैसे आपने पिछली अम्बाला जो जिला है उसके बारे में एज बताया, तो यमुनानगर में एज के संदर्भ में आप क्या कहेंगे, किन किन सीटों पर देखिए, किस मैं किस ये को एज कहता है? हूँ कि कोई भी पार्टी वहां कंफर्टेबल नहीं है। आप ये ओके। नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी की ये सीट कंफर्म है, आप ये नहीं कह सकते हम्म। कांग्रेस की सीट कंफर्म है। मैं समझता हूं कि जी। एज की बात तब करेंगे ट्रेंगुलर कंटेस्ट में और बहुत क्लोज कंटेस्ट में। आप कभी भी जी। ये संभावना व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी अभी जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगा, वो जातीय जी। समीकरणों के हिसाब से और कुछ जो कैंडिडेट्स के रिसोर्सेज का जब डिप्लॉयमेंट होता है, तो उस जी। रिसोर्सेज का, जैसा भी विनोद जी बता रहे थे कि 1 और 2 तारीख के बाद वो जो पलटा मोबिलाइजेशन होता खाएगा। है वो कई जी। गुना हो जाता है, और जी। जी। वो परिणाम को प्रभावित कर जाता है, और बहुत बार होता जी। रहा है। जो जो जी। जो लोग चुनाव को प्रभावित करते हैं किसी भी तरह से, वो जी। क्षमता इस जिले के कई प्रत्याशियों में है। जी। विनोद जी, आपकी टिप्पणी यमुनानगर जिले के ऊपर। नहीं, यमुनानगर में मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है। मैं फिर उसको जी। वापस खोलूंगा उसी बात को कि जी। जो यमुनानगर शहर की सीट है, गांव जी। में इनेलो और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। बीजेपी जी। थोड़ी सी 19 है। जी। शहर में कांग्रेस और यमुनानगर में शहर में कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है, और बीजेपी जी। और कांग्रेस ऑलमोस्ट 19-20 है। अब इसमें जी। एक चेंज आया है, पीछे इनेलो भी है, जी। शहर में भी इनेलो का अच्छा जी। वोट है। इसमें एक जी। चेंज आया है मेरे कहने के बाद, जी। कि जी। लोग कहते हैं जी कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर है। जी। मेरा थोड़ा इसमें टेक ये है कि जो पार्टी पिछली दफा 6.5% से चली थी, अगर जी। उसका ग्रोथ 30% तक हो गया, 5 गुना वो बढ़ गई है, तो जी। उसके कैंडिडेट कमजोर होने से उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हो सकता है जी। बाय डिफॉल्ट इतना ही वीक हो कि यार लोग उसको एक्सेप्ट ना करें, तो अलग बात है। जी। तो वहां वहां ट्रेंगुलर फाइट में कांग्रेस विद इन फाइट है, जो जी। पिछली बार नहीं थी। और जी। आपकी एक सीट रह गई, जगाधरी। जी। जगाधरी जिसमें एक हाँ। एरिया, बड़ा एरिया मुस्लिम आता है। जी। जगाधरी में आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है, वो भी जी। काफी काफी अच्छे ढंग इफेक्टिव है। से जी। इफेक्टिवली चुनाव लड़ रहा है। अब जी। उसमें दो चीजें हैं। पहले जी। क्या होता था कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो अकरम खान को सीधा पड़ जाता था कांग्रेस के जी। नाम पे। जी। अब दिल्ली में देखो तो मुस्लिम वोट जो है आम आदमी पार्टी को भी पड़ जाता है। जी। तो एक एक एंगल तो ये है कि अगर मुस्लिम, आम आदमी और अकरम खान में बट गया, तो बीजेपी बड़ी क्लियर निकल जाएगी। जी। और अगर उल्टा हो गया कि हिंदू जो है अकरम, उसमें अपना आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कैंडिडेट में बट गया, तो अकरम खान को जी। फायदा हो जाएगा। तो कुल मिला जी। के ये सीट अभी मतलब डाइसी है, इसको डाइसी बोल सकते जी। हो। इसमें जी। क्लैरिटी किसी की नहीं है। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो बीजेपी का वहां कैंडिडेट है, वो जी। हर तरह से काफी पावरफुल है। उसको जी। बहुत तेज हवा में तो हराया जा सकता है, ठंडी मीठी जी। हवा में उसको हराना बड़ा मुश्किल है। जी। जी। और एक सीट दर्शकों के। आपकी रह गई, जी। जी। एक सीट आपकी रह गई संडोरा। जी। संडोरा में जैसे प्रेमचंद जी भी कह रहे हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि वहां जी। तीसरा पक्ष जो है ना, अच्छा अच्छा चुनाव लड़ रहा है। और रिजर्व सीटों पे कई बार इस तरह के नतीजे आते हैं जो हमको पता भी नहीं चलते, जी। क्योंकि हम प्रोमिनेंट जी। कैंडिडेट का जिक्र करते हैं, प्रोमिनेंट पार्टियों का जिक्र करते हैं, बीच में कई बार छोटी पार्टी निकल जाया करती है। और संडोरा जी। सीट पे यूपी का प्रभाव रहता है, मायावती का जी। प्रभाव वहां अवश्य है, इसमें कोई दो राय जी। ये कैंडिडेट जो हैं ये यमुनानगर कांग्रेस के यमुना बागी। यमुनानगर की चारों सीटों पे उत्तर प्रदेश का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आजाद समाज पार्टी है उसके प्रत्याशी भी वहां हैं। जी। नहीं। जी जी जी। सढौरा सढौरा में जो और यमुनानगर ट्रायंगुलर। में गठबंधन के 3 स्थानों पे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के हैं। केवल एक सीट उन्होंने इनेलो को दी है यमुनानगर की, बाकी तीनों बहुजन समाज पार्टी का। और बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक अगर आप देखते हैं हरियाणा में, तो यही एक पॉकेट है, अम्बाड़ा, यमुनानगर, और फिर जाकर के आप करनाल जिले की चाहे इंद्री लगाओ, गरौंडा लगाओ, और फिर पलवल तक आप चले जाओगे, यमुना के साथ लगती बेल्ट में ही बहुजन समाज पार्टी का आधार है। जी।
देखिए एक आपको व्यू पॉइंट और देता हूं, हमने जी। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में आपको फर्क दिखाता हूं कि बीजेपी ने सिरसा जिला की 500 सीटें गिव अप कर दी, इनेलो को दे दी, एक तरह से इनडायरेक्टली, घोषित तौर पे नहीं है, घोषित तौर पे वहां कांग्रेस वर्सेस इनेलो हो रही है, एक सीट पे एचएलपी और 4 पे कांग्रेस वर्सेस इनेलो। तो बीजेपी की सीरियस लड़ाई 85 पे आ गई। अब 85 में से 3 आप मेवात की घटा दो, 82 पे आ गई। बीजेपी 82 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 90 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। ये अलग बात है कि राइवल अलग है, जैसे सिरसा की 5 सीटों पर राइवल अलग है, बीजेपी राइवल नहीं है। मेवात में भी राइवल अलग है, कोई इंडिपेंडेंट जीत जाए, जैसे दया बढ़ाना अच्छा चुनाव लड़ती है, वो कोई जीत जाए, इनेलो की टिकट से कोई जीत जाए, अलग बात है। लेकिन वहां बीजेपी सिंबल के बारे में गारंटी से कहना मुझे ठीक नहीं लगता। तो कुल मिला के बीजेपी का चुनाव फतेहाबाद से शुरू होता है और सोना पे खत्म होता है, और कांग्रेस का चुनाव डबवाली से शुरू होता है और पुनाना पे खत्म होता है। तो ये 8 सीटों का तो वैसे ही डिफरेंस है लड़ाई में। अब कोई लड़ाई में कोई 90% नंबर ले जाए, 80 ले जाए, 70 ले जाए, वो बाद की बात है। लेकिन जब 74 बिस्ती है तो 90 वर्सेस 82 की 74 है। जी, दर्शकों ने 2 सवाल पूछे हैं, मैं वो आगे बढ़ने से पहले उन पर चर्चा कर लेते हैं। एक सवाल तो ये आया था कि हालांकि वो 2 दिन पुराना हो चुकी है घटना, कि जो शमशेर सिंह गोगी ने बयान दिया कि पहले अपना घर पढ़ूंगा फिर उनका, इसका चुनाव पर कोई असर होगा क्या? और इसके साथ साथ नीरज शर्मा को भी जोड़ लेते हैं, जिन्होंने भी एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया था। ये सवाल था दर्शक का, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में विनोद जी? ऐसा है, देखो भाई, वो एक कहावत है ना, जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। नीरज शर्मा ने आज दोबारा रिपीट कर दिया कि भी मैंने तो जो बोला था वो ठीक बोला, आज फिर बोलूंगा। इसका रीजन क्या है? ऊपर ऊपर से मत देखो, इसका रीजन क्या है? एक वोट है मेरिट पसंद का, जिसका एडवांटेज बीजेपी को 2019 में भी मिला और 2024 में भी गारंटीड मिलेगा, जो उन्होंने मेरिट की प्रथा शुरू की। एक वोट है नॉन मेरिट का, जिन लोगों ने तय कर रखा है कि यार हम मेरिट में तो पास हो ही नहीं सकते, तो नॉन मेरिट पे कौन लगा सकता है। अब ये नॉन मेरिट की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा या राहुल गांधी तो कहेंगे नहीं, उनकी जगह कोई और कहेगा। तो ये कह देना कि यार ये बड़ा बेवकूफ आदमी है, इसने ये कर दिया। राजनीतिक आदमी जो भी बयान देता है वो नीचे फील्ड में अपना हिसाब किताब लगा के देता है। अब मैं नॉन मेरिट में बात करता हूं कि पिछली दफा जब दुष्यंत अलग हुए इनेलो से और 2 महीने में ही पार्टी चढ़ गई और सीटें भी 10 आ गई। तो जींद एरिया में आप उनके स्टेटमेंट देखो, उन्होंने कहा सबको लगा देंगे जो हमारा वर्कर है ना, पर्ची वर्ची खर्ची वर्ची कुछ नहीं है, मेरिट कुछ नहीं है। तो एक यूथ का पूरा हजूम, जिनको ये गारंटी से पता है कि यार मेरिट पास करना बड़ा मुश्किल है, वो सारा उनके पास लग गया था। तो ऐसा नहीं है कि इस बयान के सिर्फ कांग्रेस को नुकसान ही होंगे, ऐसा नहीं है कुछ जगह तो उसको फायदा भी हो सकता है। कुछ जगह उन्होंने ये चीजें जानबूझ के, वो ऊपर ऊपर ना भी करें, नीचे नीचे जरूर करेंगे कि भाई ये तो यार पोर्टल वोटल की सरकार है, पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, हम आएंगे तो आते ही पर्ची ले आना लगा देंगे। ठीक है ना। हालांकि सैद्धांतिक रूप से मैं इसको गलत मानता हूं। जो परंपरा मेरिट वाली सरकार ने शुरू की है, बीजेपी की सरकार ने, मैं तो कहता हूं जो भी सरकार आए, किसी की भी आए, वो मेरिट की परंपरा को जारी रखे। जी, प्रेम जी, इस चीज का कांग्रेस को लाभ होगा या हानि होगी, ये दर्शक जानना चाहते हैं। विनोद जी ने बताया कि दोनों ही पहलू हैं। कमल जी, कौन सा हथियार कब काम कर जाए? आपके पास रिवॉल्वर पिस्टल है, मौके पे आप लोड भी नहीं कर पाते, और आपके हाथ में पत्थर है, वो पत्थर काम कर जाता है। ये जो विनोद जी ने बताया कि ये चीजें कहीं ना कहीं कहलवाई जाती हैं, और ये मेरिट डिमेरिट तो अलग बात है। मैं समझता हूँ कि लोग लुभावनी बातें बहुत अच्छी लगती हैं लोगों को। वो कहेंगे कि मेरे कोटे में अगर 2000 नौकरी आ रही है तो मेरे विधायक को इतना मिल ही रहा है, तो वो मेरा नंबर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कोटा सिस्टम कभी खत्म नहीं होता। कहीं ना कहीं आप देखो, है तो ये आलोचना करने का विषय
क्योंकि मेरिट जी। को तोड़ना कहीं अच्छी बात नहीं कही जा सकती, परंतु 50% मेरिट पहले ही रिजर्वेशन है, 50% को कोटा से भर दिया जाए, ये एक हरियाणा कांग्रेस का कहना है। चलिए अगली एक और जो हरियाणा सवाल कांग्रेस है। को आप हरियाणा कांग्रेस को नहीं कहेंगे, हरियाणा कांग्रेस कोई हरियाणा मैनिफेस्टो में लिख के नहीं दे तो रही। डिनाई कर दें, आप हुड्डा साहब डिनाई नहीं कर दें इसको। अब डिनाई उनके आदमी ने कहा है डिनाई कर दें, ये पार्टी का बयान ही माना जाएगा। ये राजनीति हमेशा बिटवीन द लाइंस चलती है सर, वो उसमें जी साफ साफ नहीं बोला जाता है। तो एक और सवाल ये था कि बीजेपी ने अपना प्रचार जो है वो काफी तेजी से उठाने की कोशिश की है। अमित शाह रैली कर चुके हैं, मोदी एक रैली कर चुके हैं। कांग्रेस में अभी ये सारा भार जो है वो भूपेंद्र हुड्डा के जिम्मे है। तो इसका कांग्रेस को कोई लाभ होगा या नुकसान होगा? प्रेम जी, क्या कहना है आपका? देखिए, रैलियां कहीं ना कहीं अपने जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह भरने के लिए की जाती है, बड़े नेताओं की रैलियां। और चुनाव जी में जो घोषणा पत्र भी आते हैं या संकल्प पत्र आते हैं, वचन पत्र आते हैं, उनको बार बार दोहराया जाता है। मैं समझता हूं जी कि प्रधानमंत्री जी जब कुरुक्षेत्र में आए तो हरियाणा के विषयों को उन्होंने छुआ भी नहीं। वो जो जी बातें करते रहे वो सबके सिर के ऊपर से निकल के चली गई। हरियाणा के लोग जो बात सुनना चाहते थे, किसान के जो एमएसपी की बात बार बार की जाती है कि एमएसपी के गारंटी कानून की बात कांग्रेस पार्टी अगर अपने घोषणा पत्र में कहती है कि हम लागू करेंगे, बेशक एक सवाल यहां मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या स्टेट गवर्नमेंट कानूनी जामा दे सकती है एमएसपी को? देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि ये लोक लुभावने नारे होते हैं। और अच्छा। अमित शाह जी ने तो साफ साफ कह दिया था कि ये चुनावी जुमले हैं, ये चुनाव में जी जुमले भी छोड़े जाते हैं। और जी इस बात में जो एमएसपी की बात है, किसान ने 13 महीने जब संघर्ष किया था तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम इस पे कमेटी बना करके कानून लाएंगे, जो कमेटी आज तक जी। नहीं बनी। हरियाणा इस सवाल को बार बार पूछता है। हरियाणा नहीं के नहीं, लिए एक कमेटी और बन चुकी है, कल ही खबर आई थी, कमेटी की जी रिपोर्ट आने वाली है। कल ही ये फ्रंट पेज पर टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी कि कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, कमेटी ने अपना काम विनोद पूरा जी कर कुछ लिया। कहना चाह रहे हैं, आप उनकी बात सुन लें पहले। जी देखो, जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में कहा कि हरियाणा एक पहला स्टेट है जिसमें 24 की 24 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जी उन्होंने इस चीज को टच नहीं किया। अब जी विवाद क्या है कि किसान आंदोलन की बेसिक है कि हमको एमएसपी की गारंटी दे दो। जी राहुल गांधी ने अपने नेशनल कैंपेन में कहा कि जब हमारी सरकार आएगी हम एमएसपी की गारंटी दे देंगे। जी मैं हिंदुस्तान के 30 स्टेट की बात नहीं करता, मैं हरियाणा की बात करता हूँ और व्यवहारिक बात करता हूँ। एमएसपी क्या है? एमएसपी है कि आपका जो फसल है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बिकना चाहिए। हरियाणा जी दो फसलों के लिए जाना जाता है मेजोरिटी में, जी गेहूं और धान। जी हरियाणा में किसी की भी सरकार रही हो, ना कभी गेहूं बचा है मंडी में, ना कभी धान बचा है। केंद्र ने जी पैसा दिया है क्योंकि पीडीएस के लिए जी धान की भी जरूरत है, गेहूं की भी जरूरत है। और पूरे जी मूल्य पे गेहूं और धान 2014 से भी बिकता था और 19 में भी बिका, 24 में भी बिका। 2014 से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तब भी बिकता था। ये ठीक है कि जी भावों का एमएसपी बढ़ती कि भावों का अंतर आ गया। चेंजेस जी क्या हुआ कि जो फसलें हरियाणा में एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती थी उनमें बाजरा है, लेकिन जी हरियाणा की गवर्नमेंट ने बाजरा भावांतर पे खरीदा। भावांतर योजना क्या है कि अगर बाजार एमएसपी 2200 है और बाजरा बाजार में 1600 बिक रहा है तो 600 रुपए का भाव के पैसे, प्रीमियम, मुआवजा समझ लो, प्रोटेक्शन समझ लो, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने खजाने से देगी। पंजाब ने जी क्या किया, राजस्थान ने क्या किया, छत्तीसगढ़ ने क्या किया, छोड़ो, हरियाणा ने जी बाजरे पे पैसे दिए। और ये बात जी सारे जानते हैं कि बाजरे पे जी डिफरेंस दिया और सब्जियों पे जी भावांतर दिया। तो एमएसपी जी की जो समस्या है वो हमारे स्टेट में उतनी उतनी गहरी नहीं है, दूसरे स्टेट्स में जरूर गहरी है। जहां तक रही किसान को प्रोटेक्शन की बात, ये जी सच है कि पूरे देश में किसान को प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि जितने खतरों से किसान लड़ता है उतने खतरों से कोई और बिजनेस व्यापारी नहीं लड़ता। किसान का तो एक बार पैसा जब उसने बीज डाल दिया खेत में तो कभी उसको आंधी से, कभी तूफान से, कभी ज्यादा बारिश से, कभी सूखे से, कभी मौसम से और कभी नकली खाद बीज से 70 जगह उसको लड़ना पड़ता है। मोटे तौर पर
ये जरूर है कि देश की कोई भी सरकार हो उसे किसान को प्रोटेक्शन के पूरे इंतजाम करने चाहिए, पर हरियाणा में जी ये कहो कि एमएसपी पे माल नहीं बिकता, ये गलत है। जी। तो आज के हमारे एपिसोड में इतना ही समय हो गया है, और बाकी हम जो मुद्दा आज हमने उठाया है कि बेल्ट में, डिफरेंट बेल्ट में हरियाणा की जो है वो हवा कुछ कुछ बदलती दिख रही है, या दूसरी पार्टी जो है वो जोर मार रही है उसमें, कहीं पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो कहीं बीजेपी आगे बढ़ रही है, और इसके क्या परिणाम होंगे चुनावों पर, ये एक देखने वाला विषय होगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम इसी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखेंगे। कल भी हो सकता है हम इसी विषय पर चर्चा करें, डिफरेंट जिलों के अंदर कि क्या स्थिति कहाँ बदल रही है। जैसे हमने आज आपको कुछ जिलों पर चर्चा करके बताया कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कि नेक एज किसे है, इस पर चर्चा करेंगे। हार जीत का फैसला हम नहीं कर सकते, वो चुनाव के बाद ही होता है। तो साथियों, हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।